नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। जयराम जी की। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 143 ए एनआईएड को लेकर के। कई बार क्वेरी आती है आपकी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा रिगार्डिंग सेक्शन 143 ए ऑफ द एनआईएड। क्या कहा, जानकारी में नहीं है तो आप नोट डाउन करो। देखो, कोई भी केस अगर हो गया है तो चुप बैठना, घबराना या भाग जाना जो है समाधान नहीं है। या तो भाग लो या फिर भाग लो, पर भागते कौन है? कायर। पर भाग कौन लेते हैं? वीर। अगर आप गलत नहीं हो, लड़ाई असूलों की है और आप लड़ना चाहते हो, लड़ने में सक्षम हो, पक्ष अपना जरूर रखो। अगर पक्ष नहीं रखोगे तो आप जीत भी नहीं पाओगे। और कोर्ट में यदि आपको जीतना है तो आपके दाव पेज में जो है दम होना चाहिए। पर वो दाव पेज कैसे होंगे मजबूत? जब आप गाइडलाइंस को पढ़ोगे जो कि प्रोपाउंड करी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। तो जो बेसिक क्वेरी आपकी आती है कि क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्निंग सेक्शन 143 ए ऑफ द एनआईएड, तो इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो है अपन नोट डाउन करते हैं। सबसे पहली बात, शक्तियां क्या है मजिस्ट्रेट को रिगार्डिंग 143 ए एनआईएड। देखिए, जब भी कोई मजिस्ट्रेट काम करेगा सेक्शन 143 ए एनआईएड पे तो उसको अपना डिस्क्रिप्शन जो है अप्लाई करना है, उसको अप्लाई करना है अपना विवेक। पर अपना विवेक से मतलब ये नहीं है कि खुद का विवेक, उसको अप्लाई करना है जुडिशियस माइंड को। मींस जो कंसर्न केस है उसमें क्या मेरिट्स है, जो कंसर्न डिफेंस है उसमें क्या मेरिट्स हैं, और सारी स्थितियों को देखते हुए मेरिट्स के ऊपर जो है फैसला करना है। इसलिए एक महत्वपूर्ण बात हमें नोट डाउन कर लेनी है कि जो पावर है 143 ए एनआईएड में, ये मैंडेटरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। इट डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। बट डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? जुडिशियल डिस्क्रिप्शन। क्लियर हो गया? अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि ये जो कंसर्न पावर है 143 ए एनआईएड की, ये एक्सरसाइज नहीं होगी अपील की स्टेज पे। कई बार आपकी क्वेरी आती है कि अपील जो है दाखिल कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसा ना हो जाए कि अपीलान कोर्ट जो है 143 एम पावर जो है एक्सरसाइज कर ले। एक बात जो है आप नोट डाउन कर लीजिए, अपीलान कोर्ट जो है पावर एक्सरसाइज करेगा 148 एनआईएड में यदि कन्विक्शन के विरुद्ध जो है अपील है। अगर आप एक्विटल ही हो गए तो 148 एनआईएड का पावर जो है एक्सरसाइज नहीं होगा, और 143 ए एनआईएड का पावर जो है एक्सरसाइज नहीं कर सकता है कोर्ट ऑफ अपील, भले आप एक्विटल हैं भले आप कन्विक्टेड हैं। तो उसका मतलब क्या है? द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस मींस जो कोर्ट है मजिस्ट्रेट का, वही ये पावर जो है एक्सरसाइज करेगा। क्लियर हो गया अपने को? दूसरी बात ये है कि ये पावर जो है केवल इन्वोक की जा सकती है ओनली बिफोर द कन्विक्शन। अगर कन्विक्ट भी आप हो गए हैं तो जो आप लगाते हैं एप्लीकेशन सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के, तब भी ये पावर जो है एक्सरसाइज नहीं हो सकती। क्लियर हो गया अपने को? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी कोई आदेश होगा और आपने अमाउंट पे नहीं किया है तो आपका बेल जब नहीं होगा मींस बेल कैंसिल नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये अमाउंट पे नहीं किया है तो इस अमाउंट की रिकवरी जो है पॉसिबल है, जिसके लिए प्रोसेस जो है लेट डाउन किया गया है सेक्शन 421 सीआरपीसी में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप जो है नोट डाउन कर लो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको नोट डाउन कराना चाहता हूं कि जब भी आदेश होगा 143 ए एनआईएड में, तो वहां पर मजिस्ट्रेट को जो है अपना माइंड अप्लाई करना है। ऑर्डर मैकेनिकल या साइक्लोस्टाइल नहीं हो सकता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में, ये गलत है। उन्हें केस के फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंसेस को, जो परिवादी पक्ष है उसके केस की मेरिट्स को, जो डिफेंस है उसका प्लॉजिबल व्यू और उसके मेरिट्स को देखते हुए जो है प्रोसीड करना है। अगर ये पैरामीटर जो है ध्यान में नहीं रखे गए तो वहां पर हम जो है फायदा ले सकते हैं। पर यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या सिर्फ बोल देने से काम चल जाएगा? उत्तर नहीं। आपको सारी बातें लिखित में रखनी होगी। अगर आपने बात लिखित में नहीं रखी तो आपको नुकसान जो है खाना पड़ेगा। इसलिए ड्राफ्टिंग आपको प्रॉपर वे में करना है रिगार्डिंग द एप्लीकेशन एज पर सेक्शन 143 ए ऑफ द एनआईएड। तो कुल मिलाकर के एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, उसको जो हम नोट डाउन करते हैं। जजमेंट है 2024 INSC पेज नंबर 205, जिसमें 4 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले बात कि जो परिवादी है उसको साबित करना है प्रथम दृष्टया रूप से अपने कंटेंट्स को। अगर वो साबित नहीं कर पा रहा है, वी कुड टेक द बेनिफिट। दूसरी बात, जो हमारा डिफेंस है वो होना चाहिए प्लॉजिबल। मींस हमें हमारा डिफेंस पुट इन करना है, या तो कंसर्न जो नोटिस आया उसके रिप्लाई की स्टेज पे, ये जो परिवाद पेश हुआ है उसके रिप्लाई की स्टेज पे। अगर हम अपने स्तर पर रिप्लाई पेश नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ मुंह जबानी बातें कर रहे हैं, हमको नुकसान जो है खाना पड़ेगा। पर प्लॉजिबल व्यू का मतलब ये नहीं है कि जो मर्जी में आया वो जो है आपने लिख दिया। इसका अभिप्राय यह है कि आपको एक ऐसा व्यू रखना है जिससे जो कंसर्न केस है परिवादी का वो हो जाए डाउटफुल। उदाहरण के लिए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 50,000 रुपए दी। मिस्टर बी के पास जो है मिस्टर ए का सिक्योरिटी चेक है। मिस्टर ए ने क्या किया? चुका दी 20,000 रुपए। तो कितना अमाउंट जो है रह गया बैलेंस? 30,000। एम आई राइट?
जब अमाउंट 30,000 पेंडिंग है तो चेक कितने का आएगा? केवल 30,000 रुपए का, अगर रिकवरी भी करनी है तो। पर मिस्टर बी ने क्या किया, जो खाली चेक था उसमें भर लिए 50,000 रुपए। तो नुकसान किसको फेस करना पड़ रहा है? मिस्टर ए को, क्योंकि जो अमाउंट पे किया उसका कोई भी इंडोर्समेंट नहीं है, सिक्योरिटी चेक का जो है मिसयूज हुआ एविडेंट है। तो वहां पर एक प्लॉजिबल व्यू जो है क्रिएट होता है, वी कुड टेक द बेनिफिट। अदर प्लॉजिबल व्यू क्या है कि अकाउंट जो है आरोपी का नहीं, या चेक पर जो है आरोपी का हस्ताक्षर नहीं है, या चेक कंपनी के बिहाफ पर है और उस कंपनी में आरोपी जो है डायरेक्टर नहीं है, तो वहां पर हम जो है बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कमजोर है फाइनेंशियल कैपेसिटी आपकी, तो ये एक फैक्टर रिलेवेंट है जिसको आप पुट इन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका डिफेंस है, इट शुड बी क्रेडिबल। आपका डिफेंस इनकंसिस्टेंट, अनकॉर्पोरेटिव नहीं होना चाहिए। जो भी डिफेंस आप रख रहे हैं उसको आपको सपोर्ट करना होगा विद द कॉर्पोरेटिव एविडेंसेस। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वहां नुकसान आपको ही खाना होगा। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको स्पष्ट कर दिया क्या कहता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, क्या करना है हमें और क्या रहेगी रिक्वायरमेंट लॉ की, ताकि हम हो पाए सक्सेड इस तरह की एप्लीकेशन में। पर एक बात पर कसम खा लो कि किसी भी रूप में आपको एडमिशंस नहीं करने हैं जो आपको लाइबिलिटी की तरफ धकेल दें। कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में, ये जल्दबाजी में हम लोग जो है सबमिशंस देते हैं 143A एनआई एक्ट के डिफेंस में। तो उस कॉन्टेक्स्ट में गलत एडमिशन या गलत सबमिशंस आपको खतरे में डाल सकता है। दूसरी बात, जब भी आप रिप्लाई फाइल करें, रिव्यू करें एंटायर केस को। क्लियर है बात ये? तीसरी बात, जो कंसर्न कंप्लेंट है या जो कंसर्न नोटिस है उसका रिप्लाई जरूर करें। अगर आप नहीं कर रहे हैं, यू माइट बी इन द हॉट वाटर। और जो भी आपका डिफेंस है वो ऐसा होना चाहिए कि वो अकट्टे हो, जिसपे कोई भी खंडन जो है प्रतिवादी पक्ष का नहीं हो। अगर चेक का मिसयूज हुआ है या कंसर्न डॉक्यूमेंट आपके पास में है जिसके कॉन्टेक्स्ट में आप ये शो करने में समर्थ हैं कि चेक का मिसयूज हुआ है, देन डेफिनेटली यू मे फाइल द काउंटर केसेस फॉर एक्सटॉर्शन, फॉर्जरी, चीटिंग अगेंस्ट द परिवादी। तो सब कुछ जो है निर्भर करेगा आप किस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं, आपका डिफेंस मोडस क्या है और आप किस तरीके से फैक्ट्स को जो है स्पेसिफिक करते हुए आ रहे हैं और करने जा रहे हैं। इसलिए एक एक बिंदु पर हमें ध्यान देना होगा यदि हमें जीत को सुनिश्चित करना है। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय राम जी की।